लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत इजी है, टफ़ नहीं है। ये किसी ने भी आपसे कहा है कि ट्रिग्नो बहुत टफ़ है तो भूल जाओ उसकी बात को, डोंट माइंड इट। हाँ, आपको मैं सारे बेसिक कंसेप्ट से एडवांस कंसेप्ट तक आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, और आपको पता है कि आपको उसमें फिर बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट करना वही है, कंसेप्ट समझ के वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस अपने आप करें। जहाँ नहीं समझ में आए फिर से मुझसे पूछो, आई एम अवेलेबल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। तो चलो बात करते हैं, है क्या ट्रिग्नोमेट्री, है क्या। नाम तो बहुत सुना ही है आपने कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये 3 शब्दों से मिलके बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। आपको पता है जियोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा, इट हैज़ बीन अराइव फ्रॉम मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। हाँ, तो 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड्स एंड देयर मेजरमेंट, मतलब 3 साइड किस शेप में होती है, क्लोज शेप की बात करें हम तो ट्राइंगल, मतलब इट इज़ अबाउट ट्राइंगल। और आपको याद हो तो यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल होता है दैट इज़ ऑलवेज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल यदि हम कोई सा भी ले लें, इफ़ यू टेक अ ट्राइंगल, तो आपके ट्राइंगल में देर आर 3 थिंग्स। हाँ, यदि हम इसकी कुछ भी नेमिंग कर दें, सपोज ABC, तो हमें एक एंगल इसका पता है विच इज़ 90 डिग्री। बाकी के 2 एंगल्स क्या हो गए, एक्यूट एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स हैं। और ये कुछ साइड्स हैं, ए के अपोजिट साइड को ए बोल दिया, बी के अपोजिट साइड को बी बोल दिया, सी के अपोजिट साइड को सी बोल दिया। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर देयर, जिसमें से एक एंगल हमारा फिक्स हो गया। तो ये बची हुई 2 साइड्स, 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स के बीच के जो रिलेशंस हैं उसी पे बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। और रेशो निकालते हैं हम सिंपली, हम 2 साइड को आपस में डिवाइड करें तो दैट विल बी द रेशोस, तो विच इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लेंगे, पर करेंगे क्या। मैथ्स में अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई हमने ज्योमेट्री भी पढ़ ली, हमने अलजेब्रा भी पढ़ लिया, इसका यूज़ कहाँ होता है। मैम आप ये बता दो कि पोलिनोमियल कहाँ काम आता है। वैसे अब आप ये भी पूछोगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है, तो भाई बता देती हूँ मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। इसीलिए आपका एक और चैप्टर 8th के बाद 9th क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम जब ये ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे बेसिक्स, देन फिर वी विल गो टू द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और वहाँ हम करेंगे क्या, किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो आप यहीं पर देख लो कि हम किस तरह की चीज़ें कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मान लो आप कुतुब मीनार चले गए, आपको उसकी हाइट नहीं पता है। ये पुराने ज़माने की बातें, जब हमारे पास गूगल बाबा नहीं थे ना। अभी तो आप गूगल करोगे आपको सब पता चल जाएगा कि भाई कितने फिट हाइट है। पर मान लो कि कोई चीज़ है और आप जानना चाहते हो उसकी हाइट कितनी है, तो आपको ये डिस्टेंस तो आप मेज़र कर सकते हो। यू कैन मेज़र द डिस्टेंस कि आप कुतुब मीनार से थोड़ा दूर जाके खड़े हो गए और कुतुब मीनार एकदम स्ट्रेट है, तो वी कैन अज्यूम कि देयर इज़ अ राइट एंगल। इसको ज्वाइन कर दिया तो दिस इज़ फॉर्मिंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब आपको ये एंगल पता है कि आपकी आँख के साथ यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, दिस यू कैन मेज़र। आपको ये डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हो। तो आपके पास एक एंगल है, एक साइड है, 3 में से कोई भी एक साइड है, और 2 एक्यूट एंगल में से कोई भी एक एक्यूट एंगल, एक तो फिक्स है 90, 2 एक्यूट एंगल में से एक एंगल आपको पता है, और 3 साइड में से कोई भी एक साइड आपको पता है। जैसे इस केस में आपको डिस्टेंस पता है, तो आप इसकी कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब कुतुब मीनार की जगह मान लो कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, हाँ, देयर इज़ अ काइट फ्लाइंग, और आप इसकी ये आप जानना चाहते हो मंजा कितना लग गया, कितना धागा लग रहा है, डोर कितनी लगी है। तो यदि आपको ये हाइट पता है, या उस केस में भी आपको ये डिस्टेंस पता है कि पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है, ये डिस्टेंस पता है, पतंग जिस पॉइंट पर उड़ रही है उससे यहाँ का आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है कि वो तो शर्मा जी की छत पर उड़ रही है, मेरे घर से शर्मा जी का घर 50 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस 50 मीटर है। एंड आई नो दिस एंगल, हम मैं निकाल लूँ कि ये 45 डिग्री है, तो मैं वो हाइट भी कैलकुलेट कर सकती हूँ कितनी हाइट पर उड़ रही है। हाँ, और दूसरा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि धागा कितना लग गया, यदि हमको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। और बहुत सारी जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस है वो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री मेज़र किए। कोई धागा लेकर के थोड़ी नापने गया था कि टेप लेके चलो नाप के सूरज कितनी दूर है या माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है। ये सब काम जनरली आपके यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ही हुए हैं कि आपने ये डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाया, आपने एंगल कैलकुलेट कर लिया। एंगल कैलकुलेट करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे कैसे एंगल मेज़र किया जाता है।
अब ये भाई एक बच्ची है, ये नदी के किनारे रहती है, नदी के किनारे इसने बालकनी में खड़े होकर के देखा कि सामने मंदिर है, मंदिर में यहाँ पर कोई प्लांट है। अब इसको अपने घर की हाइट तो पता है कि कितनी हाइट है, हाँ, ये एंगल इसको पता है कि देख रही है तो एंगल कितने डिग्री बन रहा है, पर उसको पता नहीं कि नदी की विड्थ कितनी है, नदी कितनी चौड़ी है। तो एक एंगल पता है, ये हाइट पता है, शी कैन कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर बिना नापे, बिना क्रॉस किए आपने विड्थ ऑफ द रिवर बना ली। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जब हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और इससे भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ के मिलेंगे कि प्लेन उड़ रहा है और ये और वो बहुत सारी चीज़ें, घर की खिड़की से आप झाँक रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्ची है, उसने देखा एक हॉट एयर बलून उड़ रहा है, ठीक है, उसको मज़ा आ गया देख करके, तो क्या होगा, अंदर जाएगी कि आ जाओ मम्मी 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 देखो हॉट एयर बलून उड़ रहा है। तो मम्मी को बुला करके जितनी देर में लाई उतनी देर में हॉट एयर बलून वहीं पे थोड़ी रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इट इज़ फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, इसी हाइट पर जो उड़ रहा था, बट उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ चला गया, वो दूर चला गया। तो भाई अभी जब बच्ची देख रही थी तो यहाँ पर ये वाला राइट ट्राइंगल बन रहा था, ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब क्या हुआ, अब वो जब हॉट एयर बलून दूर चला गया तो उसका एंगल चेंज हो गया, पर ये हाइट तो फिक्स है, ये हाइट तब भी इतनी थी, ये हाइट अब भी इतनी है। तो यदि हमको ये डिस्टेंस पता हो और हमें एंगल पता हो, या हमें हाइट पता हो और एंगल पता हो, वन एंगल, यहाँ पर दोनों एंगल चाहिए, एक बार ये वाला एंगल, एक बार ये वाला एंगल, तो हमको ये दोनों एंगल्स पता हो और हाइट पता हो या ये डिस्टेंस पता हो, वन ऑफ द थिंग्स इज नोन, देन वी कैन कैलकुलेट कि ये किस हाइट पे उड़ रहा है या किस डिस्टेंस पे है। या हमको यदि हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ कितनी दूर ट्रैवल कर लिया, और हमको टाइम भी पता है कि भाई हमको मम्मी को बुलाने में 4 सेकेंड लगे, तो आप वो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, तो आप ये किस स्पीड से उड़ रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो है ना कमाल की चीज़। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम की चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यह है कि वही मैंने आपको जो बताया कि इसका अर्लीस्ट वर्क इजिप्ट और बेबीलोन में मिलता है। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ. Even today, most of the technologically advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concepts. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल की साइड्स का रेशो निकालेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, ठीक है। फिर उसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह बाद में आएगी। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में बार बार सुनोगे, विच इज़ थीटा। हम बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो भाई थीटा है क्या, तो लेट अस इंट्रोड्यूस यू टू थीटा। तो देख लो भाई थीटा क्या है, थीटा इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट, जैसे अपनी ABCD है, हाँ, हिंदी में अ ई है 12 खड़ी, वैसे ही इनका ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट्स है, देयर आर 24 अल्फ़ाबेट्स, उसमें से 3 से तो आप परिचित हो ही चुके हो, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और मैंने आपको इनफैक्ट डेल्टा भी बताया था। ये आपके क्या हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पर ये अल्फ़ा, बीटा, गामा है क्या, ये भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब एक और ग्रीक अल्फ़ाबेट उठा लो, विच इज़ थीटा, ये रहा यहाँ पर, हाँ। तो ये आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है थीटा, दिस इज़ नोन एज थीटा। जैसे हमको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल हमें पता नहीं होता तो हम वेरिएबल को क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स, है ना, लेट द वैल्यू बी एक्स, अपन ऐसे ही करते हैं ना हमेशा, जब जो चीज़ हमें पता नहीं है, अननोन को हम एक्स ले लेते हैं। तो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास अननोन एंगल आएगा, तो अननोन एंगल को लेने का क्या ट्रेंड है कि अननोन एंगल को एक्स नहीं लेते, वी टेक अननोन एंगल एज थीटा। थीटा कैसे बनाना है समझ में आ गया, सिंपली यूँ करके यूँ क्रॉस कर दिया, यूँ करके यदि स्ट्रेट लाइन बना दी तो बेस्ट है, ठीक है। दिस इज़ योर थीटा। ये अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन है, बट अपने काम का ये है, ठीक है। तो ये आपका थीटा है। अब इसमें बहुत डिटेल में हमको जाना नहीं, बस अपने को पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। तो अननोन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज़ थीटा, ठीक है। थीटा को भूलना मत, थीटा काम आएगा बहुत, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पढ़ोगे वहाँ थीटा, ठीक। इतनी बात क्लियर, अभी तक कोई डाउट नहीं, पढ़ाई का है अभी जो डाउट है ना। अब तो शुरू कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी है, देखो अभी फटाफट बस साथ साथ समझते जाना, साथ साथ याद करते जाना। तो भाई ये राइट ट्राइंगल है, इसको तो तुम जानते हो बहुत छोटी क्लास से कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री है एक एंगल, तो हम उसको शॉर्ट में प्यार से क्या बोल देते हैं, राइट ट्राइंगल। तो अब राइट ट्राइंगल में आपने 9th में एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस।
इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो टेढ़ी वाली साइड होती है, जो स्लांटेड साइड होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है राइट ट्राइंगल में, उसका नाम है हाइपोटेनियस। उसको हम शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसमें किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाइन्थ में आपने ट्राइंगल्स में अच्छा आप में हो सकता है लास्ट ईयर जो बच्चे नाइन्थ में थे, क्योंकि आपका इनइक्वालिटी वाला पोर्शन कट हो गया था, तो नाइन्थ में इनइक्वालिटी करके जो ट्राइंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें बेटा हम पढ़ते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो सबसे लंबी साइड होती है, या हाइपोटेनियस जो है वो सबसे लंबी साइड होती है। ये नाइन्थ में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है कि नहीं पता हो, तो अभी मैं बता देती हूँ कि क्यों होती है। क्योंकि आपका ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटी एक चीज़ होती है कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी होगी, जो एंगल छोटा है उसके सामने की साइड छोटी होगी। द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। जो छोटा है, देखो मैं छोटी हूँ तो मेरे हाथ छोटे हैं, है ना। आप यदि अपूर सर लंबे हैं तो उनके हाथ लंबे, खली को ले आओ तो उसके हाथ और लंबे होंगे, है ना। हाथ पैर किसी की भी बात कर लो, सिंपल सी बात है कि जो एंगल छोटा है उसके सामने की साइड छोटी होगी, जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी होगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपकी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तो आपने नाइन्थ में पढ़ा है, इस थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ा है। तो आपको क्या पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। और भाई जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। तो यदि हमारा एंगल B 90 डिग्री है तो हमारा एंगल A प्लस सी क्या होगा, एंगल A प्लस सी की वैल्यू भी 90 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि एंगल B एंगल A से बड़ा है। अब यदि एंगल B 90 है और एंगल सी यदि 89.9 भी है, तो ये इससे तो बड़ा ही हुआ ना, कि मान लो ये तो 0.1 ही है, तो ये इससे तो बड़ा हुआ। एंगल B A से बड़ा है और एंगल B एंगल C से भी ग्रेटर होगा, तो ये एंगल सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। तो दिस इज हाउ हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में ही होती है, 90 के अपोजिट साइड को ही हाइपोटेनियस कहते हैं, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है, और वो लॉन्गेस्ट साइड है, ये बात भी आप याद रखें, ठीक है। तो ये तो अपनी नाइन्थ की बात थी, आपको पता थी, और नहीं पता थी तो अभी पता चल गई, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम अगली बात करें कि अगली बात है क्या, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है। तो भाई 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम खूब लगेगा, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, यदि हमारा अननोन एंगल जो है वो ये है, इफ़ आई एम राइटिंग थीटा हियर, तो एक बात याद रखो कि जो एंगल है वो किसके बीच में फॉर्म होता है, वो एक तो हाइपोटेनियस होना चाहिए, एंड दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है, पहले एक बार पाइथागोरस याद कर लें। तो पहली बात तो पाइथागोरस है, कई लोग इसको PHY लिख देते हो, फाइथा नहीं है, दिस इज पाइथागोरस, दिस इज द नेम ऑफ ग्रीक मैथमेटिशियन। और इसका प्रूफ भी आप इस साल पढ़ेंगे ट्राइंगल्स में, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो स्पेलिंग प्लीज़ गलत मत लिखना। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में यदि ये साइड आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है, तो p² + b² = h²। h फिक्स है, हाँ, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 के अपोजिट ही हाइपोटेनियस है, वो सबसे लंबी साइड है, तो ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। और अभी तक हम राइट ट्राइंगल जब बनाते थे तो ट्राइंगल जिस साइड पे स्टैंड कर रहा है हम उसको बोल देते थे बेस, और दूसरी साइड को 90 के साथ जो बची उसको क्या बोल देते थे, परपेंडिकुलर। ये बात भी आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेंगे कि थीटा कहाँ है। हाँ, हमको देखना पड़ेगा दोनों एक्यूट एंगल्स में से थीटा कौन सा है, उस हिसाब से हमारे परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और एकदम स्टार्टिंग में ही हम इसको समझ लें तो हमें आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि यदि मैं बेस और परपेंडिकुलर वर्ड ही यूज़ करूँ, यहाँ पर जनरली बेस वर्ड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नो में NCERT में दे हैव गिवन साइड एडजेसेंट टू थीटा, टू एंगल या टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंगल के साइड वाली साइड, हाँ, एंगल के पास वाली साइड। एंगल यदि यहाँ बना तो ये एडजेसेंट साइड है, एक तो हाइपोटेनियस ही होगी,
एंगल कहाँ बनेगा? हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में, या हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड के बीच में, ठीक है। तो एक साइड तो आपकी फिक्स हो गई, यदि मेरा एंगल यहाँ बना तो भाई ये तो हाइपोटेनियस है, तो बेस क्या हुआ? बेस हो गया BC। अब जो बचा उसको नाम आप क्या दे दोगे? परपेंडिकुलर ही दे दोगे। पर यदि इसी केस में ये जो ट्राइंगल था, हाँ ये जो ट्राइंगल था, हम इस ट्राइंगल को ले लें और हमारा एंगल हम शिफ्ट कर दें ऊपर। मैंने एंगल लिख दिया यहाँ पर कि एंगल मेरा A पे बना, C की बजाय मैंने एंगल शिफ्ट कर दिया A पर। तो अब क्या चेंज होगा? एंगल किसके बीच में बनता है? हाइपोटेनियस और बेस के बीच में, या एडजेसेंट साइड के बीच में। तो मेरा बेस कहाँ आ गया? ये। अभी बेस बन गया AB, पहले बेस था BC। तो अब परपेंडिकुलर क्या बनेगा? इसके अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ था, अपोजिट साइड ये थी, एडजेसेंट साइड ये थी। तो परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अभी तक क्या था कि ट्राइंगल ऐसा खड़ा है तो हम बोलते थे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पर अब हमारे बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? थीटा पे। थीटा किधर है? जहाँ थीटा है, हाइपोटेनियस और थीटा और बेस तीनों एक जगह पे होंगे। हाइपोटेनियस, बेस और थीटा। थीटा किसके बीच में बनेगा? हाइपोटेनियस और बेस के। और जो बची साइड उसको क्या बोल दो? परपेंडिकुलर। तो इसको हम परपेंडिकुलर को हम दूसरा नाम क्या हो गया अब? साइड अपोजिट टू एंगल। साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल कौन सा? राइट एंगल नहीं, वो जो एक्यूट एंगल थीटा आपने लिया है उसके अपोजिट। यदि ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि अपोजिट साइड है, और ये एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एकदम इजी बात थी, कुछ टफ नहीं था। तो यही बात आपको ये समझ में आ गई कि इफ दिस इज़ योर एंगल तो ये एडजेसेंट साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड या अपोजिट साइड ये हो गई, और ये आपका हाइपोटेनियस है। पर यदि आपका एंगल यहाँ पर है तो दिस इज एडजेसेंट, दिस इज अपोजिट, दिस इज हाइपोटेनियस। पर यदि आपका एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस विल बी सेम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो भैया हम इतना बातें कर क्यों रहे हैं, ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? तो चलो अब आपको मेन चीज़ पे आ जाएं। लेट्स मूव टू ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस है ना, जो एडजेसेंट साइड, इनके बारे में अब हम इनको एडजेसेंट साइड को मैं B से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, परपेंडिकुलर को मैं P से, या अपोजिट साइड मैं एंगल इस पोजीशन पे ले रही हूँ। दिस इज़ माय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास, चलो ये वाला ही ले लेते हैं, ये एंगल थीटा है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको क्या निकालना है? हमने बात की थी कि भाई हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। रेशियो मतलब A/B, P/Q काइंड ऑफ थिंग। तो रेशियो किसका लेना है यहाँ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट, मतलब तीनों साइड का रेशियो लेना है। तो रेशियो में तो हम एक बार में 2 ही ले पाएंगे, है ना। तो हम 2 ही एक बार में ले पाएंगे। तो हमने सपोज पहले ले लिया, क्या ले लिया? एक तो परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनियस अच्छा लग रहा है, तो मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, एक रेशो ये हो गया। फिर मैंने कहा चलो बेस को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, तो बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि इसको भी इससे कर दिया, इसको भी इससे कर दिया, तो परपेंडिकुलर और बेस को आपस में डिवाइड कर दूँ। तो मैंने परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया। 3 कॉम्बिनेशन बने, P/H, B/H, P/B। अब और क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं? तो एक काम करना, वीडियो पॉज करके अपने आप करके देखना कितने कॉम्बिनेशन बने। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। हाँ, मैंने 3 कॉम्बिनेशन बनाए, आप पहले करके देखिए कि आप और कितने बना पा रहे हैं। तो भाई आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम ये भी तो कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें। तो भाई ठीक है, कर दिया, तो ये H/P हो गया। तो भाई सभी को उल्टा कर सकते हैं, तो इसको भी उल्टा कर दें H/B, इसको भी उल्टा कर दें B/B। ठीक है, ये 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसके अलावा कोई और बना क्या? बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 3 साइड्स में आप 2 एट अ टाइम यदि आप रेशियो निकालोगे, देयर आर ओनली 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। यही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी है। तो ये क्या बात हुई, P/H, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो इनके जो रेशियोज हैं इनको कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो जो नाम ट्रिग्नोमेट्री जब डेवलप हुई वो उन्होंने दे दिया, तो आपको वही नाम याद रखना पड़ेगा, आप नाम बदल नहीं सकते, है ना। तो अब इनके नाम क्या है उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। ये जो P/H है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज साइन थीटा।
इसको हम लिखते हैं SIN है, पर ये एक्चुअली क्या है SINE। दिस इज एब्रीविएशन ऑफ SINE। इसको हम, ये एंगल थीटा था तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। पर हम ये ई नहीं लिखते, पर बोलेंगे साइन। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ई लिखना नहीं है तो वो बोलते भी सिन है, सिन थीटा, तो सिन थीटा इज इनकरेक्ट। हाँ, सिन थीटा का कोई मतलब नहीं है, कोई पाप नहीं हो रहा है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हो रही है, ये याद रखो। तो सिन थीटा बिल्कुल बोलना पाप है, आपको साइन थीटा ही बोलना है। मेक इट अ नोट, दिस इज साइन थीटा। हम ई लिखते नहीं है, शॉर्टकट है। कई बार एब्रीविएशंस भी पूछ लेते हैं कि साइन इज एब्रीविएशन ऑफ, तो SINE। हाँ, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो SIN थीटा, साइन थीटा इज P/H फॉर फार्मूला। अब भाई इसका नाम क्या है B/H का, तो इसका नाम है कोसाइन। कोसाइन, पर कोसाइन को भी हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको भी हम प्यार से कॉस थीटा बोलते हैं। INE हटा दिया तो दिस इज नोन एज कॉस थीटा। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर जो तीसरा रिलेशन है P/B, इसको हम क्या बोलते हैं, ये दिस इज टेंजेंट। हाँ, ये नाम लंबे लंबे हैं पर इसको शॉर्ट करके जेंट हटा दिया पीछे, तो टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके फर्स्ट 3 मेन फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी PDF भेज चुकी हूँ, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, शुरू हो गई ट्रिग्नो, ठीक है। अब आपका जो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका भी कुछ नाम रखा होगा। बिल्कुल भाई, सबका नाम रखा है, किसी को छोड़ कैसे देंगे। तो दिस इज नोन एज कोसिकेंट। कोसिकेंट, हाँ, और ये भी बहुत लंबा हो गया तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, कोसेक थीटा। इसको भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस को क्या बोल दिया, सीकेंट। हाँ, सेकेंट। अब इसमें से भी ये एंट हटा दिया तो ये क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो सेक थीटा। ये सब एब्रीविएशन है, सीकेंट का सेक। और लास्ट जो बचा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज कोटेंजेंट। वो टेंजेंट था तो ये कोटेंजेंट थीटा, पर हम इसको भी प्यार से क्या बोलेंगे, छोटा सा करके, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉट थीटा। तो आपको एब्रीविएशंस याद होना चाहिए कि कॉट इज कोटेंजेंट, टेन इज टेंजेंट, SIN साइन इज SINE, कॉस इज कोसाइन, सेक इज सीकेंट, कोसेक इज कोसिकेंट। ठीक है, इतनी बात याद हो गई तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब ये आपके फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब इसको याद रखने के कुछ शॉर्टकट भी हैं। ऐसे आई डोंट प्रेफर शॉर्टकट्स, पर एक बार आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए क्या है, देखो साइन है, कॉस है और टेन है। साइन, कॉस और टेन है आपके 3 रिलेशन, इनसे बाकी के रिलेशन बन जाते हैं। कैसे बन जाएंगे, आप देखो साइन का उल्टा है कोसेक, वो P/H था, ये H/P है। कॉस का उल्टा है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। हाँ, फॉर्मूले आपके उल्टे हो गए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पहले हम यही बात कर लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसी से आपका एक रिलेशन और निकलता है, विच इज साइन थीटा को यदि हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1। मैं इस रिलेशन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि साइन थीटा वॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोसेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। तो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आ गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। ठीक है, अब मैं इससे यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो कोसेक थीटा इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, उधर ट्रांसपोज होगा, इधर प्रोडक्ट फॉर्म में था, उधर डिवीजन में चला जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। भाई साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो हम कोसेक थीटा की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे यहाँ से। तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस एक फॉर्मूले से आपका ये दूसरा और ये तीसरा 3 फॉर्मूले निकल गए अलग अलग जगह पर। बाद में शुरू की 3 एक्सरसाइजेज एकदम सिंपल है, जो 4th हमारी आइडेंटिटीज़ वाली जब आएगी तो हम अलग अलग जगह पर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि हमें क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, हम कभी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को 1 लिखेंगे, कभी हम साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखेंगे, कभी हम कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। तो हमें ये तीनों फॉर्म्स
याद होने चाहिए। अब इसी तो आपको ये पता चल गया कि साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसे ही बेटा सेम रिलेशन आपका किस में निकलेगा, कॉस और सेक में। यदि मैं कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, ये आपका फोर्थ रिलेशन हो गया। तो इसी से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा, क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें या इससे सेक थीटा की वैल्यू निकालते तो सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। कहने को 6 फॉर्मूले हो गए पर मेन 2 ही हैं, 2 से बाकी के 2 निकल गए 4। ठीक है, अब ऐसा कि सेम रिलेशन आपका एक और किसके साथ चलेगा, आपका रिलेशन चलेगा टेन और कॉट का। तो यदि हम टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट निकालते तो उसकी वैल्यू भी क्या आती 1, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 1। तो यही चीज़ से आपको एक रिलेशन और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा और कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो थीटा थीटा जैसा लिखना, जल्दबाजी में थोड़ा जीरो जैसा हो जाता है तो गड़बड़ है। ठीक, तो आपके कितने रिलेशन हो गए, आपने पढ़ लिए 9, 7, 8, 9 रिलेशंस बेस्ड ऑन 3। मेन क्या है, ये 3, हाँ ये वाला 1, 2, 3, इससे बाकी के 3 निकल गए तो 3 याद रख लो, 9 हो जाएंगे आपके, तो तैयार हो गए। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा, ये वाले 6 रिलेशन फॉर्मूले के। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या है बेस, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉट क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है। अब एक बात और, इसी के साथ हम एक बात और कर लें अभी ही, कि ये जो टेन थीटा अपन ने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और हमने लिखा था कि भाई साइन थीटा जो है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। हाँ, कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा वॉज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ये फॉर्मूला था, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यदि मैं इसको आपस में डिवाइड कर दूं तो रेशनल नंबर तो आता है ना मुझे, मतलब ये क्या बन जाएगा, p अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन बी हो जाएगा। h कैंसिल, क्या बचा, p अपॉन बी। तो ये तो p अपॉन बी के इक्वल आ गया। अब ये यदि p अपॉन बी के इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकती हूँ। तो एक फॉर्मूला और याद हो गया, है ना, एक नया फॉर्मूला आपको क्या याद हो गया कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका 9 हुए थे, ये 10th आ गया। हाँ, ये तो आपको बेसिक फॉर्मूले हैं जो 6 वो आपको याद करने हैं। टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और भाई आपने यहाँ पे अभी टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा या कॉट 1 बाय 10 लिखा था, तो उसी से आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो देखो सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड चल रहा है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। हाँ, उससे 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। तो 10 कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, कॉट कैन बी रिटन एज कॉस अपॉन साइन। तो कहीं कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, कहीं कॉस अपॉन साइन को कॉट थीटा लिख देंगे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो इसके लिए चिंता कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो जो पढ़ाते जा रहे हैं वो याद करते जाना है, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो, अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रही थी जो बताना पड़ती है, बाकी आई डोंट प्रेफर इट। तो हमारा एक तरीका है, हम लिखते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और इसके नीचे लिख देते हैं हिंदुस्तान मीन्स इंडिया। हाँ, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा है तो हिंदुस्तान होना चाहिए हरा भरा, ग्रीन, फ्लोरिश, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बात समझ में आई। अब करना क्या है, ये सब याद रखने के तरीके, ये PH ये क्या हो गया, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको मैंने कैपिटल लिखे हैं, बस इस पे फोकस करना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सबको आपस में डिवाइड कर दो। ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, P/H क्या था, साइन, ये क्या है कॉस, ये क्या है 10।
तो ये आपके तीनों फॉर्मूले हो गए, P बाय एच, P बाय बी बाय एच, P बाय पी। पर आई डोंट प्रेफर कि आप ऐसे लिखो, इसमें आपको तीनों लिखने पड़ेंगे या सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन क्या हुआ, है ना। तो इसकी वजह सीधे सीधे याद कर लो कि P बाय एच इज साइन थीटा, B बाय एच कॉस थीटा, P बाय बी टेन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, साइन का रेसिप्रोकल आपका बनेगा, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। मतलब इसको उल्टा लिख दो, एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय पी, तो ये हो गए। अच्छा, इसी को एक और तरह से भी पढ़ा जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं, पुराने ज़माने में आपके पेरेंट्स ने भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है, हाँ। तो पहले के टाइम पे टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित के लिए P, बद्री के लिए B, प्रसाद के लिए P, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, SCT। तो साइन का फॉर्मूला ये, कॉस का ये, टेन का ये शॉर्टकट है, ट्रिक्स है, बट इसमें मत पढ़ो, आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ढंग से, क्योंकि दिमाग में होना चाहिए, और क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है, कोई बहुत अलग से एफर्ट्स नहीं लगते। बट द थिंग इज़ फर्स्ट टाइम उसको लर्न करो, कि रिवाइजिंग, और हर क्वेश्चन में आप लिखो, आपको अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स रिवाइज। साइन ए, एंगल ए यदि हमने थीटा यहाँ पर लिखा तो साइन ए क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो 90 के सामने फिक्स है, तो साइन ए क्या हो गया, P अपॉन एच। कॉस क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज B अपॉन एच। और टेन क्या होता है, टेन इज P अपॉन बी, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज P बाय बी। ठीक है, और इसी को हम, ये भी वही बात है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है, बाकी बात सेम है। ये हमारे सारे फॉर्मूले शॉर्ट में हो गए। ये अपोजिट एंड एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस की टर्म में यदि हमने सारे लिखे तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज B बाय एच। टेन थीटा इज अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट मतलब बेस। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो दे राइट इन द टर्म्स ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट। द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू कि अपोजिट मतलब 90 के अपोजिट नहीं, एंगल के अपोजिट। 90 के अपोजिट इज हाइपोटेनियस। जहाँ एंगल फॉर्म हुआ, इफ दिस इज योर थीटा तो दिस इज अपोजिट साइड। यदि थीटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, क्योंकि एंगल किसके बीच में फॉर्म होगा, एंगल ऑलवेज हाइपोटेनियस और एडजेसेंट। यदि एंगल यहाँ बना तो ये एडजेसेंट हो गई, एंगल यहाँ बना तो ये एडजेसेंट हो गई, हाइपोटेनियस तो फिक्स है ना। तो अब देखो कि ये आपके सारे रिलेशंस हो गए। अब देखो एक एग्जांपल है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एंगल C राइट एंगल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही राइट ट्राइंगल बनाओ, जो भी 90 डिग्री है उसको फिक्स कर दो, उसी से तो हाइपोटेनियस पता चलेगा, है ना। तो अपने 90 आपको बोला, C पे हमने C बना दिया। एंड साइन A 5/13 है, A बोला है, एंगल क्या दिया है A, तो A के रिस्पेक्ट में मीन्स थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुई, एडजेसेंट साइड, ये क्या हुई, अपोजिट साइड। ये बात पता चल गई। चलो मैं एक नया डायग्राम बना लेती हूँ कि यदि हमको बोल दिया, ठीक है, हमको बोल दिया कि साइन A, तो A ये रहा और C 90 पे था, तो C यहाँ फिक्स हो गया, ये B हो गया। और हमें क्या गिवन है, साइन A की वैल्यू है 5/13, और बोल दिया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, या इन्होंने बोला है कॉट ए और कॉस साइन B निकालो, ठीक है, जो भी बोला है। द थिंग इज हमारा ये एंगल यहाँ पर है, तो ये साइड क्या हुई, बेस या एडजेसेंट साइड। सो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो बेटा हमेशा फिक्स है। ये बात पता चल गई, क्योंकि साइन A बोला है, A बोला है मतलब एंगल यहाँ पर है। अब साइन की वैल्यू क्या दी है, साइन की वैल्यू दी है 5/13। तो अब आपको क्या पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो A क्या हुआ, P क्या हुआ 5, दिस इज योर 5, एंड B नहीं पता है, हाइपोटेनियस है 13। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी काम की बात, ये आपका 5/13 क्या है, दिस इज़ अ रेशो। और रेशो जब भी हम लिखते हैं तो आपको पता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उनका HCF क्या होना चाहिए, 1। देयर शुड नॉट बी एनी अदर कॉमन फैक्टर देन 1, है ना। रेशनल नंबर से अपना ये कंसेप्ट चल रहा है, और अभी हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है। तो भाई ये जो 5/13 है, ऐसा हो सकता है ना
कि ये दोनों ही 2 से कैंसिल हो गए हों, तो ये 10/26 भी हो सकता है, या मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 50/130 भी हो सकता है कि 50/130 हो या 10/26 हो। मुझे क्या पता किससे कैंसिल किया, व्हाट वाज द कॉमन फैक्टर। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो HCF 1 होता है, तो जो भी कॉमन फैक्टर उसे डिवाइड करके लिखते हैं। तो हमें नहीं पता कि इसका कॉमन फैक्टर क्या था, तो हम क्या करते हैं कि हम कॉमन फैक्टर क्या ले लेते हैं, दोनों का सेम होगा ना, तो हमने कॉमन फैक्टर क्या ले लिया, के, कोई भी अल्फ़ाबेट, हाँ, तो हमने ले लिया कि लेट द कॉमन फैक्टर बी के, तो हमने वो कॉमन फैक्टर के को अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि परपेंडिकुलर तो है 5K और हाइपोटेनियस तो है 13K। अब मुझे तो कुछ भी निकालना है, यदि मुझे कॉस निकालना है तो मुझे बेस चाहिए, मुझे टेन निकालना है तो भी मुझे बेस चाहिए, मुझे कॉट निकालना है तो भी मुझे बेस चाहिए। तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा। इसीलिए मैंने आपको कल पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी भेजी थी कि वो कॉम्बिनेशंस आप याद कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते रहोगे, है ना। जैसे अब यहाँ पर आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम ढंग से लिखना, p² + b² = h²। p क्या है 5K, तो 5K का स्क्वायर प्लस बेस हमें पता नहीं, हाइपोटेनियस इज 13K। जिनको आता है उनका आंसर अभी आ चुका होगा कि आंसर विल बी 12। तो b² = क्या हुआ, 13 का स्क्वायर 169, k का स्क्वायर k² - 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k²। तो b² = 169 में से 25 माइनस हुआ, क्या बचेगा 144k²। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 12K। डिपेंड्स, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाना मेन पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, दिस इज आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत है, पर आपको वो मेन पार्ट नहीं है कि हम उसको पूरा एक्सप्लेन करें। डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसमें कितना काम करना है, क्या क्या पूछा है, उस हिसाब से। यदि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है और छोटी सी बात पूछी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा इस तरह से लिखेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस = 12K डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, कई क्वेश्चंस में हम ओरली कर लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको याद करने का बोला। और इनफैक्ट आपको लिखना भी पड़ रहा है, यदि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी आपको याद होगा, तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, है ना। दैट विल बी एन इम्पॉसिबल मिस्टेक कि आप यहाँ पर गलती कर दो। आपको पता है कि दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 12 एंड 13। यदि हाइपोटेनियस 13 है और बेस और परपेंडिकुलर में से एक साइड 5 है तो दूसरी 12 होगी, एक 12 है तो दूसरी 5 होगी, और 5 और 12 बेस और परपेंडिकुलर में से हैं तो हाइपोटेनियस 13 आएगी। ये जो साइड्स आपकी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये यदि आपको याद है तो आपका काम बड़ा जल्दी हो जाता है, कैलकुलेशन का टाइम भी बचता है, कैलकुलेशन मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाती है और मार्क्स फिर आपके पूरे आते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि भाई ये साइड है परपेंडिकुलर है 5K, बेस है 12K, हाइपोटेनियस है 13K। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है cos A, cot A एंड sin B। हमसे पूछा गया है cos A, cot A, cos A, cot A एंड साइन B। ठीक, तो अब cos A के रिस्पेक्ट में cos, तो A के रिस्पेक्ट में cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, cos का फॉर्मूला आप लिखो, अभी शुरू में हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम रेशो निकालेंगे तो 12K/13K करेंगे तो आपको पता है कि आंसर सेम आएगा, जो हम K नहीं लेते तो आता, दैट इज 12/13। तो cos A की वैल्यू हो गई 12/13, बट टू टेक K इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि K लेकर के नहीं करोगे जब रेशियोज गिवन है तो आपका आंसर में मार्क्स कट जाएंगे बेटा। नेक्स्ट cot A है, cot का फॉर्मूला क्या है, cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। A के रिस्पेक्ट में बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, सो दिस इज 12K/5K और आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 12/5। हम K नहीं लेते तो भी आंसर यही आता, पर हमारे मार्क्स कटते। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल लूज द मार्क, तो ध्यान रखो। साइन B, अब ये है कुछ इंटरेस्टिंग बात, साइन B पूछा है, A नहीं पूछा है, A तो दिया ही था। तो साइन B क्या होगा, मतलब अब हमारा एंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गया इसके रिस्पेक्ट में। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब 12K/13K, तो साइन B की वैल्यू क्या आएगी 12K/13K। दिस इज 12K/13K, आंसर आएगा 12/13।
13। तो क्या पता चल रहा है कि साइन बी और कॉस ए दोनों की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि एंगल चेंज करते ही परपेंडिकुलर और बेस बदल गए, हाइपोटेनियस तो वही है, तो पी बाय एच और बी बाय एच की वैल्यू सेम हो गई, मतलब कॉस ए और साइन बी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि हो क्या रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, खैर फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये फॉर्मूलेज में बहुत ज़्यादा अपने को करने की अब ज़रूरत नहीं है, और आपको मैं भेज भी चुकी हूँ, तो ये सब आपको याद रखना है। और ये हाइपोटेनियस और एडजेसेंट वेडजेसेंट के चक्कर में मत पड़ो, आप बस ये याद रखो कि यदि ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है, ये अपोजिट साइड इज़ परपेंडिकुलर। यदि थीटा ये है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात याद रखो कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे एंगल बदलते ही। अब आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन 10a = 4/3। 10 की वैल्यू दी है, बोला फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर मतलब बाकी के सारे लिखो, साइन कॉस। हाँ, तो देखो एक तो मैं बिना कुछ करे ही लिख सकती हूँ, कौन सा? 10 का रेसिप्रोकल क्या था? कॉट। तो कॉट ए की वैल्यू तो देखो आप बिना कुछ किए कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 3/4। ठीक है, अभी पर हमको बाकी के निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल क्या दिया है? ए। तो ए यहाँ पर आएगा, 90 पे नहीं आएगा। और ज़्यादा इजी क्या पड़ता है कि बेस पे ले लो, तो आपका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, और इसको आपने सपोज बोल दिया ए बी सी। ठीक है, एंगल मेरा बन गया राइट ट्राइंगल। अब मैं 90 उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मैं कहीं भी ले सकती हूँ, बस ए पे नहीं ले सकती, बी और सी में कहीं भी ले सकती हूँ। ठीक है, अब आपका गिवन क्या है? आपको 10a। 10a इज 4/3। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4k। बेस की वैल्यू क्या हो गई? 3k। अब आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और k स्क्वायर भी आएगा दोनों के साथ। हाँ, और इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट लोगे तो k आ जाएगा। हाँ, और ये रूट हो गया 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी आ गई 5k। जिसको याद है उसको टाइम ही नहीं लगेगा, 3 4 5। ठीक है, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगी 3 4 के साथ। अब हमको बाकी के सारे रेशो निकालना है, तो हम लिखें फॉर्मूला साइन ए कॉस ए। पहले साइन कॉस लिख दे, 10 है ही, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक ए, कॉस का सेक ए, और कॉट हमने पहले लिख दिया, या आप बाद में लिख दो। तो आपका फॉर्मूला लिखो, सब में हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, देखो कैसे याद नहीं होता। साइन इज p/h, कॉस इज b/h, कोसेक इज उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यू लिख दें। तो हमने यदि रेशियो में यहाँ पर के लिया था, हाँ सब में के किया है, तो यहाँ भी के आएगा। तो परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस है 5, तो 4k अपॉन 5 के आंसर क्या आएगा? 4/5। इसका उल्टा बिना कुछ देखे अब मैं इससे लिख दूँ 5/4। कॉस क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 3k अपॉन 5k। फाइनली के कैंसिल हो के आंसर क्या आएगा? 3/5। से के क्या होगा? इसका उल्टा, दैट इज 5/3। फिर कॉट आपका पता ही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए, यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, एकदम इजी सी बात है। एक बात अब आप यहाँ पे नोट करो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर आप यहाँ ध्यान दो, कोसेक की वैल्यू क्या आई? 5/4, इसकी वैल्यू क्या आई? 5/3। मतलब मैं 5 को 4 से डिवाइड करूँगी, आंसर क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। दिस इज फिक्स, होगा हमेशा, हमेशा होगा ऐसा? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका इसका फॉर्मूला क्या है? कोसेक का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, और आपको क्या पता है कि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर और बेस हमेशा छोटे होंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस से छोटे हैं, तो आप जब भी डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू h/p और h/b की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। इस पे बेस्ड एमसी फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स MCQ आएगा। सेके कोसेके की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। वैल्यूज़ वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट है, बट कंसेप्ट यहीं पे
दिमाग में फिक्स कर लो, इंसेप्शन कर लो उसका। कोसेक ए सेक ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो भाई साइन ए कॉस ए का क्या, तो साइन ए कॉस ए में क्या है, हम साइन ए कॉस ए के फॉर्मूले में डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस बड़ी साइड है, तो ये हमेशा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1। साइन ए कॉस ए की वैल्यू 1 से कम, तो एक्चुअली 1 से कम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू साइन कॉस की हम लेते हैं 1, उनकी वैल्यू कायदे से 1 से कम होना चाहिए, पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और सेक ए कोसेक ए की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, वो ज़्यादा ही होगी। तो टेन ए कॉट ए का क्या, परपेंडिकुलर और बेस में तो हमने कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं। हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा ये 3 है, ये 4 है, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो 3/4 होगा तो लेस देन 1 हो गया, 4/3 है तो ग्रेटर देन 1। तो भाई टेन और कॉट में कुछ नहीं कह सकते, 1 से कम भी आ सकता है, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि साइड्स जो हैं उनमें कोई रिलेशन फिक्स नहीं है ना। तो आपका साइन कॉस की वैल्यू 1 से कम होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1, और सेक कोसेक की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बात याद रखना, किस वजह से, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये सब क्यों आया, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 90 है राइट ट्राइंगल में, 90 की अपोजिट साइड है, और जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है। सिंपल बातें हैं, समझ में आ गई। तो बस यही सब आपको अप्लाई करना है। और अब आप एक काम करें, आज एग्जाम्पल सारे ट्राई करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सारे याद होना चाहिए, और हर क्वेश्चन में लिख के करिए। मेन प्रॉब्लम क्या होती है ट्रिग्नो में, मैं बताऊं आपको, बच्चों को जिन लोगों को ट्रिग्नो समझ में नहीं आ रही होती है, दे डोंट वर्क ऑन द फॉर्मूला, वो फॉर्मूले करते ही नहीं। हाँ मैम कर लेंगे, तो फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले यहाँ होना चाहिए, कॉपी में नहीं, कहीं चिपके हुए शीट में नहीं, दिमाग में होना चाहिए। जब फॉर्मूले आपके दिमाग में चलेंगे फिर आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा और आप हर क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं नहीं अटकोगे। साथ साथ चलो बस, है ना। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ साथ चलो, जितना मैंने आज कराया इतना कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एक भी नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मैं यहाँ पे कराऊँ आप उतना कर लो। गारंटी है कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं कराया और तुम कर नहीं पाओ, है ना। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ करा दूंगी, कोई बुक उठाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक कुछ की ज़रूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी। बट मेरे साथ साथ करते चलो, ये नहीं हो कि मेरा कराया हुआ क्वेश्चन ही तुम गलत कर रहे हो, है ना। कि बहुत बार करा दिया, होता है ऐसा, हर साल होता है। हाँ, बहुत बार कराए हुए क्वेश्चन होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बताने के बाद भी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा, फिर भी बच्चे यहीं पर टेस्ट में उन्हीं क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कमिट कर रहे होते हैं, बिकॉज आप साथ में नहीं चल रहे हो। आप साथ में चलने की कोशिश करो, एक फेयर कॉपी बनाओ जिसमें सारे सिस्टमेटिकली चीज़ें लिखी हों, ताकि जब भी एग्जाम हो यू कैन गो थ्रू दैट एंड रिवाइज इट फास्ट, ठीक है। तो लेट्स सी यू टुमारो, देखते हैं क्या होता है आगे ट्रिग्नोमेट्री में। थैंक यू।